यह प्रश्न उसके लिए बड़े महत्व का है कि वह एक समूह में रहते हुए अन्य समूहों के रहने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का संबंध रखे। उसके द्वारा इस प्रकार का विचार किया जाना और धीरे धीरे उन सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया जाना जिस पर उसका हित कल्याण अनेक अंशों पर निर्भर रहता है, और परिवार, कबीला, गांव, राष्ट्र, राज्य, नगर, शहर, ये सब इन संस्थाओं का निर्माण मनुष्य ही तो करता है, और जिसमें उसका हित और कल्याण अनेक अर्थों में छिपा रहता है। जब हम अपने सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं तब मनुष्य राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञानों का विकास करने में समर्थ होता है, प्रकृति के विविध तत्वों का ज्ञान करने में समर्थ होता है, और उन ज्ञान के द्वारा, प्रकृति के उन तत्वों के द्वारा वो अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। और उसका संतोष केवल भौतिक आवश्यकताएं पूर्ण करने तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु वह संगीत, साहित्य, कला और इनका अनुसरण करता है और उन्हें भली भांति उन्नत कर अपने जीवन को सुसंस्कृतिक बनाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा भी है, उनका एक लेख है कि गेहूं बनाम गुलाब, कि जीवन में पेट भरना जितना आवश्यक है, गुलाब यानी कि कला को संजोना उतना ही आवश्यक है, और यही एक पशु और मनुष्य में अंतर भी है। इसलिए व्यक्ति की आवश्यकता केवल पेट भरना नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकता केवल भौतिक पूर्ण जीवन जीना नहीं है, व्यक्ति की आवश्यकता उसकी आत्मा को, उसके जीवन को भी संतुष्ट करना है, और यही संतुष्टि भौतिक आवश्यकताएं और मानसिक आवश्यकताएं ही मिलकर संस्कृति का निर्माण करती हैं। तो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो संस्कृति का निर्माण मनुष्य के द्वारा अपने परिवार के लिए, अपने समाज, गांव, नगर, कबीले, शहर, राष्ट्र के लिए किया जाता है, और उसमें वो सतत विचरण करता है। बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि प्रारंभ में मनुष्य पशुओं के समान रहता था, वह ना वस्त्र पहनता था, ना अपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करता था। धीरे धीरे अपनी बुद्धि के प्रयोग से इस परिस्थिति में अंतर आना, परिवर्तन आना प्रारंभ हुआ। मनुष्य शिकार के लिए औजारों का प्रयोग करने लगा, पशुपालन का प्रारंभ हुआ, खेती को शुरू किया गया, खेती, कपड़ा और मकान जो जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने का कार्य मनुष्य ने अपनी बुद्धि के द्वारा प्रारंभ किया। और हम देखते हैं कि आज वो समय आ गया कि मनुष्य गगनचुंबी इमारतों में रहता है और विद्युत शक्ति का प्रयोग करता है, वैज्ञानिक साधनों तथा यांत्रिक उपकरणों द्वारा बड़ी मात्रा में अन्न, वस्त्र व अन्य वस्तुओं का निर्माण करता है, और आज का युग तो मैकेनिकल युग हो गया है। बड़ी गाड़ियां, हवाई जहाज, नाना प्रकार की भौतिक सुविधाएं, टीवी, अब तो फोन के अंदर ही सब कुछ उपलब्ध रहता है। तो ये संस्कृति की एक उच्चतम स्थिति भी है, परंतु वही संस्कृति पर अनेक खतरों को भी रेखांकित करती है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त तत्वों और शक्तियों के उपयोग करके मनुष्य ने जो भौतिक क्षेत्र में असाधारण उन्नति की है उसी को हम सभ्यता कहते हैं। इसलिए संस्कृति सभ्यता का निर्माण करती है, ना कि संस्कृति सभ्यता है। सभ्यता है कि संस्कृति के द्वारा मनुष्य के उपयोग में लाई जाने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभ्यता का अंग हैं, और इसी को हम सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। मनुष्य की भौतिक उन्नति बहुत धीरे धीरे हुई है। पत्थर के भद्दे और मोटे औजारों का प्रयोग करते हुए
आज मनुष्य इस स्थिति में पहुंच गया है कि वह विद्युत, परमाणु शक्ति और प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग और उपभोग करने लगा है। इतिहास का अध्ययन करने वाले जितने भी इतिहासकार हैं, वो इस आश्चर्यजनक उन्नति का जब अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, तो उन विभिन्न दशाओं का विवेचन करते हैं जिनमें से होते हुए मनुष्य सभ्यता ने अपने वर्तमान स्वरूप को ग्रहण किया है। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य निरंतर उन्नति कर रहा है। भौतिक क्षेत्र में होने वाली इस उन्नति को हम सभ्यता कहते हैं। इस प्रकार हम संस्कृति और सभ्यता को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। संस्कृति से ही सभ्यता का जन्म होता है, संस्कृति सभ्यता नहीं है। तो हम दोनों को ठीक प्रकार से इसी प्रकार समझ सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृति एक बिंब है और सभ्यता उसका प्रतिबिंब। जिस प्रकार से हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं, तो हम जो है वो संस्कृति हैं, और जो दर्पण में हमारा चित्र दिखाई दे रहा है वो सभ्यता है। तो ये एक दूसरे से पूरक भी है। इसीलिए हम जब अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करते हैं, उससे उसकी सभ्यता का निर्माण होता है। चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरल, सुंदर, करुणा में मनाने के लिए मनुष्य जो प्रयास करता है, जो प्रयत्न करता है, वह परिश्रम उसकी संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार देखा जाए तो जो भौतिक आवश्यकताओं के लिए जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको सभ्यता कहते हैं, और जो मानसिक विकास के लिए और मानसिक विकास के साथ साथ सामूहिक जीवन को कैसे बेहतर बना जाए उसके लिए जिन संस्थाओं और जिन प्रथाओं को प्रयुक्त किया जाता है उसे संस्कृति कहते हैं, और उनका समावेश संस्कृति में होता है। सभ्यता और संस्कृति का यह महत्वपूर्ण भेद है। अब भारतीय संस्कृति की हम बात करते हैं। भारत का इतिहास प्रारंभ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं लाखों करोड़ों वर्ष भी व्यतीत हो चुके हैं। इस देश की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। वेद, पुराण, उपनिषद, आगम, त्रिपिटक, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे बड़े प्राचीन साहित्य हैं। संसार की अनेक प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया आदि तो केवल नाम के बचे हैं। प्रसिद्ध कवि अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए जहां से, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आखिर इतनी सारी सभ्यताएं इतनी उन्नत होने के बाद भी मिटी क्यों, और भारतीय संस्कृति आज भी विद्यमान क्यों? यह भी एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। मिस्र ने जो आज निवास करने वाले लोग हैं, वस्तुतः उनका प्राचीन संस्कृति से आज कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं है। उन्होंने नील नदी की घाटी में गगनचुंबी विशाल पिरामिडों का निर्माण कराया था। वो पिरामिड जिनमें उन्होंने अपने पितरों को मम्मी बना करके उन्हें अमर जीवन प्राप्त करने का, प्रदान करने का एक प्रयास किया था। यही बात असीरिया, बेबीलोनिया आदि सभ्यता के अनुरूप प्राचीन केंद्रों के संबंध में भी कही जाती है। मिस्र और असीरिया की सभ्यताएं काल की दृष्टि से भारतीय सभ्यता के समान ही प्राचीन बताई जाती हैं, समकालीन बताई जाती हैं। रोम की जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई वे भी अब नष्ट हो चुकी हैं। आज प्राचीन यूनान में रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं बचा है। जो विचारधारा प्राचीन रोमन लोगों को देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह आज के रोमन लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हजारों लाखों साल बीत जाने के बाद भी कायम है। भारत में अभी भी वैदिक धर्म है, अनेक धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और बहुत बाद में निरंतर विकास होते हुए शैव, वैष्णव अनेक धर्मों का रूप में हम सनातन परंपरा के साथ सनातनी धर्म को भी मानने वाले कहे जाते हैं, जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता में निवास करते हैं।
इस देश के पुरोहित ब्राह्मण आज भी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देकर देवी देवताओं की प्राकृतिक शक्तियों को तृप्त करते हैं। उपनिषद और गीता के ज्ञान ने जो धारा प्रवाहित की थी वह आज भी अबाधित रूप से इस देश में बह रही है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महात्माओं ने अहिंसा और प्राणी मात्र के लिए मैत्री भावना का जो उपदेश दिया था वह आज भी इस देश में जीवित है। जियो और जीने दो। ये भगवान महावीर ने कहा था कि जिस प्रकार से तुम्हें अपना जीवन जीने का हक है, हर प्राणी को, चाहे वो कोई भी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, उन सबको भी जीने का हक है। इसलिए तुम्हें खुद भी जीना चाहिए और औरों को भी जीने देने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। इसीलिए ये देश सभ्यता के रूप में भी और संस्कृति के रूप में भी आज भी वर्तमान में भी अवस्थित है। और यही कारण है कि यहाँ की स्त्रियों का और यहाँ के पुरुषों का आदर्श आज भी राम, सीता, कृष्ण, राधा, सावित्री, पार्वती, भगीरथ, बहुत सारे महापुरुष, आदिनाथ, बुद्ध, वो सब आदर्शों के रूप में अवस्थित हैं। और हम सब जो भारतीय संस्कृति में निवास करते हैं उनके आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन को भारतीय संस्कृति से और भारतीय सभ्यता से जोड़े हुए हैं। इतिहासकारों का यह भी मत है कि विश्व की उपलब्ध जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। मिस्र की संस्कृति संभवतः समकालीन थी, परंतु चूंकि आज उसका कोई अवशेष नहीं मिलता, अवशेष है तो पुरातन जिसे कहते हैं, जो बचा खुचा उनका एक पिरामिड है या जो भी कुछ है उनका, उसके द्वारा है, परंतु उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। भारतीय वाङ्मय के वेद विश्व वाङ्मय के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं। इसी प्रकार जैन धर्म में आगम भी एक सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथों के रूप में उसकी मान्यता है। सिंधु घाटी की खुदाई से ये स्थापित हो चुका है कि यूरोप, रूस, अमेरिका आदि की संस्कृतियों के जन्म से भी बहुत पहले भारतीय संस्कृति अपनी पूर्ण और उत्कृष्ट अवस्था में विद्यमान थी। वर्तमान युग में चीन के अतिरिक्त कोई देश इससे तुलनात्मक रूप में कहीं ठहरता नहीं है। विभिन्न युग में अनेक परिवर्तनों के बाद भी इसने अपने मौलिक स्वरूप को त्यागा नहीं है और आज भी क्रियाशील बनी हुई है। भारतीय संस्कृति में सदैव चिंतन और मनन की प्रक्रिया का समावेश रहा है। जीवन को कैसे बेहतर जिया जाए, सामाजिक नियमों का किस प्रकार से पालन किया जाए, रिश्ते नातों को किस प्रकार से निभाया जाए, जीवन में परोपकार कैसे किया जाए, सब लोग अपना जीवन सामूहिक रूप से श्रेष्ठतम रूप से जिए जाएं, इसके लिए किस किस प्रकार के उपाय किए जाएं, ये निरंतर गतिशीलता से बने रहते हैं, बने रहे हैं। अनेक सहस्राब्दियां बीत चुकी हैं, किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता से पूर्व प्रारंभ हुई भारत भूमि की ये संस्कृति की परंपरा आज भी विद्यमान है, अक्षुण्ण बनी हुई है। किंतु भाषा के क्षेत्र में आज भी विद्वत समाज में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली लिखी पढ़ी जाती हैं। जैसे पढ़नी के समय में आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखी जाती थी। प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, खड़ी बोली, अनेकों अवधि, बिहार, तमाम प्रकार की भाषाएं और सुदूर में दक्षिण में कन्नड़, मलयाली, अनेक प्रकार की भाषाएं भारत में बोली पढ़ी लिखी जाती हैं और उनमें शेष ग्रंथों को लिखा भी गया है अनेक आचार्यों और ऋषियों और महर्षियों के द्वारा। वेद मंत्र, उपनिषद, गीता दर्शन, अनेक प्रकार के सैद्धांतिक ग्रंथ, न्याय क्षेत्र के ग्रंथ, जीवन दर्शन को जीने वाले ग्रंथ, सामाजिक मान्यता को अक्षुण्ण रखने वाले ग्रंथ, धार्मिक क्षेत्र में राम, कृष्ण, ब्रह्म, शिव, आदिनाथ, महावीर, बुद्ध, नानक हजारों वर्षों से
पूर्व की भांति आज भी परम पूज्य और स्मरणीय है। संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों को सिंचित करते हुए भूमि को उर्वर बना देने वाली गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु आदि नदियां आज भी पवित्र मानी जाती हैं, क्योंकि ये नदियां जहां जल देती हैं माँ के समान है, वहीं हमारा भरण पोषण भी करती हैं, खेती को भी सिंचित करती हैं। और देखा जाए तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो इन नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है, इसीलिए हम इन्हें माँ के रूप में भी पूजते हैं। मनुष्य के विभिन्न संस्कार में प्रयुक्त होने वाले वेद जो मंत्र पूर्ण सूत्रों में पूर्णतया विकसित और व्याख्यात होकर समाज में स्थापित हुए हैं। सहस्त्रों वर्षों को बीत जाने के बाद भी संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न संस्कारों के समय उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। यह हो सकता है कि कोई सनातन व्यवस्था के अनुरूप जब कोई संस्कार, विवाह का संस्कार हो, जन्म का संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, उसके मंत्र वैदिक मंत्रों से भी हो सकते हैं, गायत्री मंत्र से भी हो सकते हैं, जैन मंत्रों से भी हो सकते हैं, बुद्ध के मंत्रों से भी हो सकते हैं और नाना प्रकार से हो सकते हैं, परंतु वो मंत्र विद्यमान हैं और उन्हीं के द्वारा संस्कारों के प्रति कार्य किया जाता है। भारतीय संस्कृति इसीलिए अपने मूल में अवस्थित है और इसे उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। यही कारण है कि इस संस्कृति को नष्ट करने के हजारों लाखों प्रयत्न हुए। कितने लोगों ने यहाँ पर आक्रमण करके इस संस्कृति को पद्दलित और उखाड़ फेंकने का प्रयास किया, परंतु कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हो सका। भारतीय संस्कृति आज भी आन बान शान से विश्व में अपनी एक पहचान बनाए हुए है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण तलवार नहीं है। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं कि भारत ने अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति ने तलवार के बल पे विश्व को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की हो। जबकि भारत की संस्कृति के कारण उत्पन्न जो उसकी प्रसिद्धि थी, उसकी संपन्नता थी, उसको लूटने के लिए बाहर की अनेक शक्तियों ने भारतीय संस्कृति पर अनेकों बार आक्रमण किए, परंतु इस संस्कृति को लूट तो सके वो, पर समाप्त नहीं कर सके। और उसका एक बहुत बड़ा कारण इसकी सहनशीलता में है। हम देखेंगे तो बहुत सारी संस्कृतियों के लोग हूण आए, शक आए, आज उन्हें कोई जानता भी नहीं है। वो भारतीय संस्कृति में रच बसकर यहीं के होकर के रह गए। उसका प्रकार धीरे धीरे अनेकों उसके बाद भी जो आक्रमणकारी यहाँ आए वो यहीं के होकर रह गए, यहीं की संस्कृति में रच बस गए। और जो नहीं रचे बसे हैं वो आज भी इस संस्कृति से अपने आप को जोड़ नहीं पाते और इसीलिए वो अपनी आस्थाएं कहीं बाहर ढूंढने लगती है। तो भारतीय संस्कृति सहनशील है, यह हर एक को अपने अंदर जगह देती है, सारे धर्मों का आदर करती है, सब साथ रहें, सामूहिकता से रहें। इसी प्रकार से यह संस्कृति आगे बढ़ती रही है और बढ़ती रहेगी। इस संस्कृति ने अन्य संस्कृतियों की तरह उन प्रवृत्तियों को कभी नहीं धारण किया जिसके कारण सुकरात को विष पीना पड़ा था, जिसके कारण ईसा को भी मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा था। किंतु भारतीय संस्कृति ने विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रभावों को सहज स्वीकार किया है। इस संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को विचार, धर्म और विश्वास स्थापित करने की स्वतंत्रता दी है। वो अपने चिंतन के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार पूजन कर सकता है, धर्म का, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, परंतु मर्यादाओं के साथ, एक दूसरे के साथ रहते हुए, एक दूसरे का समर्थन करते हुए और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, अपनत्व का भाव रखते हुए। तभी ये संस्कृति इतने समय से टिकी हुई है, बनी हुई है। भारतीय संस्कृति की जो सहिष्णुता है वो सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख में हुई है। लोग अपने संप्रदाय का आदर तो करें, पर बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अपने संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का अपकार करता है। सभी संप्रदाय वाले विद्वान होते हैं और कल्याण का कार्य करते हैं।
शायद ही कोई धर्म ऐसा हो जो सिखाता हो कि चोरी करो। शायद ही कोई धर्म ऐसा हो जो सिखाता हो कि किसी के जीवन में कष्टों का निर्माण करो। तो जो धर्म, जो सभ्यता, जो संस्कृति परोपकार के रूप में कार्य करती है, अपने धर्म को मानती है परंतु किसी दूसरे धर्म का प्रतिकार नहीं करती, उसको बुरा नहीं कहती, वह संस्कृति उसकी सहिष्णुता के रूप में विद्यमान रहती है। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति, उसकी वैचारिक सहिष्णुता बहुत अधिक सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति सम्राट अशोक के विवाह शिलालेख में हमने बताई है। उसमें ग्रहणशीलता की भी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है और इस सहनशीलता के कारण ही और इस ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति निरंतर सजीव और सक्रिय बनी हुई है। भारतीय संस्कृति ने विभिन्न नई प्रवृत्तियों और बाह्य भावों को न केवल सहन ही नहीं किया, अपितु उन देशों अथवा विदेशी नवीन तत्वों को आत्मसात करके और भी अपना अंग बना लिया। इसी तरह भारतीय संस्कृति ने प्राचीन काल से आज तक आने वाली अपनी सभी संस्कृतियों को, चाहे वो द्रविड़ हो, यूनानी हो, सीथियन हो, मुगल हो, ईसाई हो, इन सभी प्रकृतियों के, इन सभी संस्कृतियों के सुंदर अंगों को ग्रहण कर लिया और अपना एक महत्वपूर्ण अंग बना लिया। यह संस्कृति एक महासमुद्र के समान है जिसमें अनेक नदियां आ करके मिलती रहती हैं। प्रोफेसर हुमायूं जो बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के इस गुण के बारे में लिखा है कि भारतीय संस्कृति की कहानी एकता और समाधानों का समन्वय है, परंपराओं और प्राचीन मानवों के पूर्ण सहयोग के उन्नति की कहानी है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति एक महत्वपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है और यही कारण है भारतीय संस्कृति निरंतर विकसित और निरंतर चिंतन और मननशील प्रयासों से निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी।